नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। दिल्ली में किसाऊ बांध परियोजना को लेकर बैठक की गई है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। जल बंटवारे और वित्तीय हिस्सेदारी पर सहमति बननी है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके जयराम ठाकुर वर्चुअली इस मीटिंग में बैठेंगे। यमुना की सहायक टोंस नदी पर तैयार होगी परियोजना। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को पानी मिलने वाला है। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बेहद अहम बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके जयराम ठाकुर वर्चुअली जुड़ेंगे। टोंस नदी पर बनने वाली 15,000 करोड़ की जो इस परियोजना है से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलने वाला है। तो इसी परियोजना को लेकर ये बेहद अहम बैठक होनी है। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और टोंस नदी पर बनने वाली तमाम परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलने वाला है, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे ये मीटिंग होनी है, कितने बजे बैठक है, बैठक में कौन कौन रहेगा? तो सोचिए, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है और जिसमें किसाऊ बांध परियोजना, पहले मैं किसाऊ बांध परियोजना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किसाऊ बांध परियोजना ऐसी है जिससे कि 6 राज्य लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल है, उसके साथ राजस्थान, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो उसके होने वाले हैं। और आज 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके तमाम जो दिक्कतें सामने आ रही है वो आज दूर करेंगे गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद रहेंगे। उसके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत भी इसमें मौजूद रहेंगे और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है वो वर्चुअली तौर पर इसमें जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और 3 बजे से ये बैठक शुरू होने जा रही है। 1500,000 करोड़ की योजना है, बड़ी योजना है, जो कि 360 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो निश्चित तौर पर कई राज्यों मुख्य एजेंडा क्या है, क्योंकि कई बार इस तरीके की बैठक हो चुकी है टोंस नदी को लेकर, तमाम परियोजनाओं को लेकर। आज एक बार फिर से बैठक होनी है। बैठक का मेन एजेंडा क्या है और क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने, तमाम राज्य सरकार के सामने और केंद्र सरकार के सामने? किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाएगा? मदन, देखिए, कुछ घटना को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई थी वो वित्तीय सहायता को लेकर दिक्कत सामने आ रही है। हालांकि जिस योजना का पहले प्रारूप तैयार किया गया तो तकरीबन 90% जो है केंद्र सरकार का अंश में रहेगा और उसके साथ ही 10% जो है जो अन्य अंश का वो उत्तराखंड और हिमाचल टोंस नदी पर बनने वाले तमाम परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में आज महामंथन की बारी है और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। अगर ये परियोजना सफल रही, बैठक सफल रहा, तो यहाँ पर आप मानिए कि जो सिंचाई में जो परेशानी है, पेयजल की जो परेशानी है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आके देहरादून में बैरागी वाला हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। फरार चल रहा नामजद आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को ये कामयाबी मिली है, इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया है। सहसपुर क्षेत्र से पुलिस ने उसे धर दबोचा है, गिरफ्तारी हो गई है उसकी। पूछताछ इम्तियाज से की जा रही है। मामले में पहले 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले में लगातार एक्शन लेती हुई पुलिस की टीम नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून के विकास नगर के
बैरागी वाला हत्याकांड में दून पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी इम्तियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इम्तियाज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस की गिरफ्त में है इम्तियाज, पूछताछ की जा रही है। खेत में पानी को लेकर एक विवाद हुआ था और इसी विवाद में उसने एक व्यक्ति की जान ले ली, विनोद कुमार की हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा था। वहीं अन्य फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी है, तलाशी अभियान भी की जा रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इम्तियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इम्तियाज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। कई जगह दबिश दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष उपाध्याय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मामला क्या है और अब जो मुख्य आरोपी है इम्तियाज, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसने क्या अपना जुर्म कबूल कर लिया है? पूछताछ में उससे अभी तक क्या कुछ सामने आया? जी, सुबह बताना चाहूंगा, इस जो पूरा मामला है ये सहसपुर के बैरागी वाला गांव का मामला है, जो पिछले 3-4 दिन से लगातार चलता हुआ रहा है। इसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी पीट कर, जो बीजेपी का कार्यकर्ता था। इसी के साथ देखिए, इसमें जो है अभी 4 जो युवक थे उसमें दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे। फिर कल एक आरोपी कल जो मुख्य था इम्तियाज निवासी लाखनवाला का, इसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में कल जो है गिरफ्तार भी टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 12 आरोपी के खिलाफ इसमें FIR दर्ज की गई थी। बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं अभी। और पुलिस ने जो है जो घर था इनका आरोपी का, वो जो मुख्य घर था आरोपी का इम्तियाज का, वो ध्वस्त कर दिया था। साथ में जो 2 दुकानें भी बनी हुई थी उसको भी जो है प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था। और ऐसे में देखिए, कल जो है विधायक जो सहसपुर क्षेत्र के विधायक चैधरी कुंडीर, उनके द्वारा मुख्यमंत्री से बातचीत की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो इनका परिवार है उसमें से एक लड़का जो है उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ में जो है थोड़ा जो राहत कोष है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। जिसके बाद कल 3 दिन बाद लड़के का जो है इसका PM पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद कल इसका शाम 5 बजे अंतिम संस्कार भी किया गया था विनोद का। जी, परिवार वालों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसी जो पहेली है, गुत्थी है, उसे यहाँ पर पुलिस की टीम सुलझाने में जुटी हुई है मनीष। लेकिन अब सवाल अभी भी यही है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था, किस बात को लेकर विवाद, और ये विवाद खूनी संघर्ष में कैसे तब्दील हो जाता है मनीष? पानी को लेकर विवाद हुआ था, पानी लगाने को लेकर, और पानी लगाने को लेकर विवाद होने के बाद में ये है जो है कुछ युवक उसके घर पहुंचे। फिर बाद में हिंदू युवक के घर पे, जो विजय समुदाय के लोग थे, वहां पर जो है मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट शुरू होने के बाद में जो है मामला ज्यादा बढ़ गया, जिसमें हथौड़े से वार किया गया विनोद के सर पर। साथ में 2 भाई इनके और भी थे जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वही विनोद की मौत हो गई थी। साथ में जो 2 भाई थे इनके, उनको गंभीर चोटें आई थी। अभी भी क्या इलाके में तनाव है मनीष, या अभी सब कुछ नॉर्मल सामान्य? जी, वहाँ पर अभी ITBP की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है, और पुलिस प्रशासन का जो है वहाँ भी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो है तैनात अभी है मौके पर, ताकि किसी तरीके से माहौल खराब ना हो। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, देखना बेहद दिलचस्प। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में निर्वाचन आयोग का SIR जारी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने इसकी जानकारी दी है। वोटों को ठीक करना नागरिकों का कर्तव्य है। जरूरी दस्तावेज देकर अपना एक वोट बनवाए। डुप्लीकेट वोट पहचानने का काम भी तेज है। बीजेपी बूथ स्तर पर विशेष अभियान चला रही है। बूथ अध्यक्ष बारीकी से मतदाता सूची देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर एक बेहद अहम प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये बेहद अहम प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि कई बार एक व्यक्ति के 2-3 जगह वोट बने होते हैं, जिसे सुधारना हर नागरिक का कर्तव्य है। दीप्ति रावत के अनुसार नए वोट और या फिर अपना डुप्लीकेट वोट पहचानिए, उसे बूथ स्तर पर ठीक भी करिए। भाजपा बूथ स्तर पर अभियान भी चला रही है, जहां BLO के साथ पार्टी के BLA और बूथ अध्यक्ष भी मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। तो SIR के इस पूरे प्रोसेस को लेकर अब दीप्ति रावत ने लोगों से भी अपील की है कि ये मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपना जो कर्तव्य है उसको भी वहन करे, और इस पूरे मामले पर अगर उनका कहीं डुप्लीकेट वोट है तो उसे हटाएं
उसके लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मैं कहूँगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सभी के लिए ज़रूरी है कि हम अपना हमारा जो एक रजिस्ट्रेशन है, हमारा जो गिनती है, वो हम कहाँ कराते हैं। हो सकता है हमारे 2 जगह हैं, हमारे 3 जगह, हमारे कहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि हमारे वोट बने हों, लेकिन आज हमें ये आवश्यकता है हमें ये बताने की कि आखिरकार हम कहाँ अपना वोट चाहते हैं। तो जहाँ हम चाहते हैं वहाँ हमारा वोट होना, हमारा आधार कार्ड, हमारी बाकी चीज़ें भी, उसके लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देकर अपना एक वोट बनवाने का काम हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरा इस तरीके से एक अभियान चला। तो रुड़की में बुजुर्ग महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। परिवार एसपी देहात कार्यालय पहुंचा है। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। धोखे से 5 बीघा जमीन लिखवा ली गई थी। अदालत में विचाराधीन है ये पूरा मामला। जमीन का ये मामला है। महावतपुर गांव का ये मामला, जहां से एक बुजुर्ग महिला जमीन विवाद को लेकर एसपी देहात के कार्यालय पहुंचती है, इंसाफ की मांग करती है। आरोप यह है कि धोखे से 5 बिस्सा की जगह 5 बीघा जमीन का जो बैनामा है वो करा लिया गया। अब आरोपी उस पर निर्माण कार्य तो कर रहा है और कोशिश भी की जा रही है उसकी तरफ से। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अभी एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। तो 5 बीघे जमीन का अग्रीमेंट करन गई थी, उन 5 बीघे का बेनामा करवा लिया। मैं पढ़ी हुई, कहीं मुझे क्या पता उन क्या करवाया। देखिए, वो कोई जमीन पट्टे और उसमें दाखिल खारिज और वकालतनामा को लेके कोई इश्यू जो कुछ देर पहले आए थे, उसमें चूंकि मामला प्रशासन से रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हम सुनिश्चित कराएंगे। मैंने इंस्पेक्टर रुड़की को बताया हुआ है कि कोई भी झगड़े वाली स्थिति न हो। अगर प्रिवेंशन की कार्रवाई करनी है प्रिवेंटिव की तो वो करेंगे और पुलिस उसमें कोई विवाद न हो ये इंश्योर करेगी। बाकी कब्जा किसका है, कौन उसमें मालिकाना हक रखता है, ये फर्दर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो वहीं केदारनाथ धाम में हेली इमरजेंसी सेवा बनी है जीवनदाता। गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया है। 70 वर्षीय श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। छाती में तेज दर्द के बाद स्थिति और भी नाजुक बनी है। स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय से मिली सूचना, यूकाटा और एम्स की मेडिकल टीम ने संभाला मोर्चा और देखिए सही वक्त पर बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया है, एम्स में भर्ती करा दिया गया है। बेहद क्रिटिकल ये सिचुएशन, और इस बीच केदारनाथ पहुंचता है यह हेलीकॉप्टर। डॉक्टर की देखरेख में मरीज को एयरलिफ्ट किया गया। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा के लिए एम्स भेजा गया है। केदारनाथ धाम में हेली इमरजेंसी मेडिकल सेवा ने एक बार फिर गंभीर मरीज की जान बचाने में देवदूत की भूमिका निभाई है। छाती में तेज दर्द और जो हालत है वो बुजुर्ग की चलने की वजह से और भी खराब हो गई। मिथिलेश को स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय से तत्काल एयरलिफ्ट किया जाता है। उच्च स्तरीय इलाज के लिए एम्स में भेजा गया है। यूकाडा एम्स की टीम यहां पर मौजूद रही। आपसी समन्वय कहीं ना कहीं स्थापित किया गया और सफल रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। विवेकानंद चिकित्सालय केदारनाथ धाम में एक व्यक्ति जिसका नाम मिथिलेश, उम्र 70 वर्ष, उसकी छाती में अत्यधिक दर्द होने के कारण और उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में एम्स ऋषिकेश के हेली इमरजेंसी मेडिकल टीम के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लगभग 2 बजे हेली केदारनाथ पहुंचा। उक्त बीमार व्यक्ति को एम्स ले जाया गया। यूकाडा और हेली इमरजेंसी मेडिकल टीम के माध्यम से मेडिकल टीम के अंडर ऑब्जर्वेशन में मरीज को केदारनाथ से उच्च स्तरीय इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया।
चलिए खबरों बढ़ते आगे। ऋषिकेश नगर निगम द्वारा दुकानों की किराए में 15 से 20 हजार रुपए तक की बेतहाशा वृद्धि किए जाने से स्थानीय व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा और महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और मुलाकात कर इस एक तरफा फैसले पर आक्रोश जताया है। व्यापारियों ने बढ़े हुए किराए के नोटिस तत्काल वापस लेने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किराए में वृद्धि को लेकर लोग बेहद परेशान हैं। नगर निगम के फैसले को तानाशाही बता रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर मामला सॉर्ट आउट नहीं किया गया, सॉल्व नहीं किया गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो एक चंपावत में मां पूर्णागिरी मेला 2026 का समापन हो गया है। रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना मत्था टेका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था। डीएम की मौजूदगी में औपचारिक समापन किया गया है। बेहतर तालमेल के लिए कई लोग हुए हैं सम्मानित। इस पूरे इलाके को, इस पूरे क्षेत्र को एक नई सौगात भी दी जाएगी। इसे विकसित किया जाएगा। मंदिर में रिनोवेशन और श्रद्धालुओं को तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। चंपावत के विश्व प्रसिद्ध आस्था केंद्र में मां पूर्णागिरी धाम में आयोजित वर्ष 2026 का मेला सफलतापूर्वक एक नई कहानी लेकर संपन्न हो चुका है। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मेले के जो समापन पर खुद यहां पर जिलाधिकारी मनीष कुमार पहुंचते हैं और उनकी तरफ से बताया गया है कि इस बार रिकॉर्ड स्तर पर 25 लाख से अधिक लोग यहां पर पहुंचे थे। मां के दर्शन किए। मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो नगर निगम की टीम है और जो अधिकारी हैं वो और भी काम कर रहे हैं। अब क्षेत्र में रोपवे और विकास योजनाओं से इसकी तस्वीर और भी बदल जाएगी। और इस बार का मेला जो है विगत वर्षों से की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है। 100 दिन से ज़्यादा ये मेला चला है और आप सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष भी हो रहा है कि इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्विवाद और निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी, जो कमियाँ थी उसको सुधार किया गया। उनको सभी सुविधाएं प्रदान की गई। किसी प्रकार का कहीं पर विघ्न ना हो वो सुनिश्चित किया गया। मेला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई। पानी, स्वच्छता, इन सभी चीज़ों पर काम किया गया। ये काफ़ी लंबी अवधि 100 दिन से भी ऊपर का मेला रहा है। इसमें पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था सहित कई जो दर्शनार्थियों को सुविधाएं मेले में दी जाती हैं, तो सभी सुविधाएं विभिन्न विभागों द्वारा मुहैया कराई गई और जिसमें जिलाधिकारी महोदय चंपावत के द्वारा समय समय पर क्षेत्र का विजिट कर दिशा निर्देश उनको दिया गया। तो हमें मेला सुचारू कराने में कोई किसी किस्म कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का भी स्पष्ट निर्देश थे कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट है। तापमान गिरने से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 8 जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाके तक मौसम बेहद सुहावना होगा। उत्तराखंड में धूप छांव के बीच मौसम अब करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून सहित कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 8 जिलों में मौसम का यही हाल रहने वाला है। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के 8 जिलों में आंधी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की तरफ से यह हाई अलर्ट है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जो पर्वतीय इलाके हैं वहां बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ऐसे में बारिश होने की संभावना है।
अगर यात्रा टाल सकते हैं तो आप टालें और यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी ना हो, आवश्यक ना हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 जगह की ये तस्वीरें हैं और मौसम विभाग की तरफ से मैदानी इलाकों के लिए, पर्वतीय इलाकों के लिए, दोनों ही इलाकों के लिए यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आंधी बारिश का ये दौर देखने को मिलेगा, ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।